परमाणु दुर्घटना प्राकृतिक आपदा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुनामी के संदर्भ में सत्य है? सुनामी ज्वार भाटा की लहरें हैं। सुनामी लहरें सागर में आए भूकंप के कारण उत्पन्न होती हैं। सुनामी लहरें सागरीय जल में बहुत तीव्रता से चलती हैं। यह सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती हैं। गुड इवनिंग। सुनामी लहरें तब सागर में आए भूकंप के कारण उत्पन्न होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भूकंप का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पृथ्वी की सतह में पैदा हुई अचानक हलचल, पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों पर परस्पर टकराव, विनाशकारी प्राकृतिक घटना, उपरोक्त में से कोई नहीं। नहीं, लंबनी नहीं जा पाए। क्लासेज हैं, कैसे जाए? 12 बजे, 2 बजे। भूकंप पैदा होने के लिए तत्काल ऊर्जा का स्रोत क्या है? झुकने वाले चट्टान में लोचदार ऊर्जा संग्रहित, कंप्रेस्ड रॉक में संग्रहित स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी, पृथ्वी की आंतरिक परतों में संग्रहित तापीय ऊर्जा, सूर्य की संग्रहित ऊर्जा। विदुषी सब ठीक है ना? अभी इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सुनामी का शाब्दिक अर्थ क्या है? तरंगों की श्रृंखला, पृथ्वी में भूकंप के बाद किसी प्रकार की हलचल, बंदरगाह की लहरें, उपरोक्त में से कोई नहीं। नमस्कार। ओके, सुनामी को कहते हैं बंदरगाह की लहरें।
निम्नलिखित में से किस देश को इसमें आने वाले नियमित भूकंपों के कारण जाना जाता है? चीन, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया और जापान। नियमित भूकंप। अभी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे संध्या जी, इसको पढ़ाना है, ठीक है? इसी को तो पढ़ाना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बाढ़ के संदर्भ में सही है? जल की बड़ी मात्रा का निर्माण, जल प्रवाह में कोई अवरोध, भूजल स्तर में वृद्धि, उपरोक्त में से कोई नहीं। जल की बड़ी मात्रा का निर्माण, ये होता है बाढ़। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसको रिंग ऑफ फायर के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसके गिर्द पृथ्वी के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी? यूरोप, प्रशांत महासागर, दक्षिण अमेरिका, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रशांत महासागर। निम्नलिखित में से ज्वालामुखी विस्फोट के लिए सही विवरण क्या है? गैस और राख का वर्टिकल एक्सप्लोजन, लावा, राख और जहरीले गैसों का मिश्रण, दोनों, कोई नहीं। निम्नलिखित में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण किस रूप में ज्वालामुखी विस्फोट का विवरण किया जा सकता है? मौसम में परिवर्तन, द्वीपों का डूबना, वनस्पति का नुकसान, पशुओं का विलुप्त होना।
निम्नलिखित में से सुनामी किन कारणों से उत्पन्न होती है? महासागरों में हल्के भूकंप और भूस्खलन, महासागरों में शक्तिशाली भूकंप और भूस्खलन, पर्वतीय क्षेत्रों में शक्तिशाली भूकंप और भूस्खलन, रेतीले क्षेत्रों में शक्तिशाली भूकंप और भूस्खलन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भूकंप के दौरान तनाव के निर्माण और निर्मुक्त होने का वर्णन करता है? संशोधित मर्कली स्केल, इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी, यात्रा के समय का अंतर, उपरोक्त में से कोई नहीं। आज का हमारा विषय है प्राकृतिक आपदा, नेचुरल हजार्ड। क्रमशः हम प्राकृतिक आपदा, उनका कारण, निवारण, सावधानियां और उनमें छिपे हुए वैज्ञानिक विषयों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला है अर्थक्वेक। आप में से शायद ही कोई होगा जिसने अभी तक भूकंप का स्वाद नहीं लिया होगा। कोई है ऐसा जिसको पता ही नहीं है कि भूकंप क्या होता है? तुमको भूकंप का नहीं पता? कभी भूकंप का अनुभव आपने नहीं किया? भूकंप एक ऐसी स्थिति है जब धरती हिलने लगती है, इसीलिए इसको कहते हैं भूकंप के झटके। भूकंप से भूस्खलन भी हो जाता है, भूकंप से ज्वालामुखी भी फट जाता है, भूकंप क्यों आता है? भूकंप क्या मानवीय कारणों से आता है या अमानवीय कारणों से, प्राकृतिक कारणों से आता है? उन्हीं की चर्चा हम करेंगे। ये हमारी धरती है अंडे की तरह गोल, पूरी तरह गोल नहीं, अंडे की तरह गोल। ये धरती निकली है सूरज से। सूरज में एक विस्फोट हुआ जिनसे 9 ग्रह और बहुत सारे उल्का पिंड, चंद्रमा, शनि के चारों तरफ के ग्रह, बृहस्पति के उपग्रह, ये सब निकले। तो धरती जब नई नई पैदा हुई या बाकी ग्रह पैदा हुए तो बड़े गर्म थे सैकड़ों सालों तक। फिर उस गर्मी से धरती के सतह पर जो मेटल है, धातु,
वो पिघल गए, और इन पिघले हुए धातुओं में बहुत सारे एलिमेंट्स गैस के रूप में ऊपर उठे और बादल बनाए। सैकड़ों साल तक बारिश होती रही धरती के ऊपर। सिर्फ एक स्थान पे नहीं, पूरे धरती पे, क्योंकि ये बादल पूरी धरती पर फैले हुए थे। और धीरे धीरे सैकड़ों साल के बारिश के बाद धरती ठंडी हुई। ऊपर का सतह तो धरती का ठंडा हो गया, लेकिन धरती का जो कोर है ना, केंद्र, ये अभी भी गर्म है। इसमें पिघला हुआ मेटल है, खासकर दो मेटल ज्यादा है, निकल और क्रोमियम। जिनको एक साथ कहते हैं नाइक्रोम। आप लोगों ने नाव की सवारी की होगी, कोई ऐसा भी है जो नाव की सवारी नहीं किया है? कश्ती में नहीं बैठे हो? नाव जब किनारे पे लगती है या नाव पे जब चढ़ने जाते हो, तो एक कभी कभी डर लगता है, क्योंकि हो सकता है पैरों के दबाव से नाव आगे की तरफ बढ़ जाए। ये मान लीजिए किनारा है, और यहाँ से आप अपने कदम बढ़ा रहे हो नाव पे बैठने के लिए। एक कदम तो रख लेते हो, और दूसरा कदम उठा करके रखने में भय लगता है कि नाव मूव कर सकती है और आप, हो सकता है जमीन में न, पानी में न गिर जाओ। और ऐसा ही होता है जब बोटिंग करके किनारे आते हो, तो नाव पे पैर रख के लगभग दोनों पैर से कूदना पड़ता है, क्योंकि एक पैर आगे रखोगे तो नाव पीछे खिसक जाएगी, या कोई पकड़ता है तो आप उतर पाते हो। ऐसा नाव स्थिर नहीं रहती, क्यों? क्योंकि ये जल पे है, लिक्विड पर है। ये उदाहरण मैं क्यों आपको दे रहा हूँ? आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि जिस धरती को और जिस पहाड़ को आप ठोस समझते हो, वो भी इसी नाव की तरह लिक्विड पे खड़ी है। और जैसे नाव मोबाइल है, बिछड़ आगे पीछे खिसकती रहती है पानी के प्रभाव से, ऐसे ही ये पिघले हुए मेटल के ऊपर धरती की कुछ प्लेट्स हैं। इन्हें कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। इन प्लेट्स की तमाम तरह की परतें हैं, ऊपर नीचे, और अंदर इनके पिघला हुआ लोहा भरा हुआ है। उसी पर ये प्लेट्स आधारित है। गूगल क्रोम का जो लोगो आप देखते हैं ना, वो इसी प्रकार का बना हुआ है। ये प्लेट्स आपस में मूव करती रहती हैं, क्योंकि ये पानी पे है। वो पानी बना हुआ है मेटल से, पिघले हुए धातु से। और यही कारण है पर्वतों के निर्माण का। जब दो प्लेट्स मूव करके एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई
और ऊपर की तरफ बेंट हो गई तो बन गए माउंटेन्स। और ठीक अगर ये उल्टी दिशा में बेंट हो गई लाखों किलोमीटर तो बन गए महासागर। ये देखने में छोटा लग रहा होगा लेकिन ये करोड़ों और लाखों किलोमीटर। आपको जान के आश्चर्य होगा कि शुरुआत में इस पूरी धरती पर सिर्फ दो ही प्लेट्स थी। एक प्लेट ऊपर थी, एक प्लेट नीचे थी। और ये दोनों खिसक करके आपस में टकरा गई। टकरा करके यहां पर ऊपर उठने लगी। इनके चारों तरफ जो पानी भरा हुआ था इसे कहते हैं टेथिस सागर। एक ही सागर था। और पहली प्लेट को कहते हैं अंगारा, अंकारा लैंड। दूसरी पेंजिया भी कहते हैं, दूसरी को गोंडवाना। ये दोनों टकराई और ये बीच का जो उठ गया ना क्षेत्र, इसको कहते हैं हिमालय। अभी भी वैज्ञानिक कहते हैं कि जो हिमालय है वो कुछ सेंटीमीटर हर साल उठ रहा है। वो प्लेटें अभी भी प्रेशर डाल रही हैं और लाखों साल बाद एक ऐसा समय आएगा कि पूरा का पूरा भारतीय उपमहाद्वीप इस हिमालय में समा जाएगा। इसी टकराने के कारण ये प्लेटें आपस में टूट गई और 7 महाद्वीप बन गए। इन 7 महाद्वीप को कभी पेपर पे काट लो और एक दूसरे से जोड़ो, देखना बड़े ही तरीके से वो जुड़ जाती हैं, क्योंकि एक बड़े भूखंड से वो निकली हुई है, टूटी हुई है। तो इसके अंदर मेटल है, वो भी पिघला हुआ गर्म। केतली में आप गर्म पानी करते हैं, चाय बनाते हैं, तो उसके साथ कुछ चीजें नेचुरली होती हैं। जैसे एक भाप होती है, गैस, बबल्स होते हैं, थोड़ा बहुत झाग भी बनता है। ये सब धरती के अंदर बन रहा है। कोई बात नहीं रविंद्र। ये जो गर्मी यहाँ पैदा हो रही है ये बाहर निकलने के लिए व्याकुल है, मार्ग खोज रही है। यहाँ का जो गर्म पिघला हुआ धातु है, निकल क्रोमियम है और गैस, वो मार्ग खोजता है बाहर निकलने के लिए। और इस मार्ग खोजने के चक्कर में इन प्लेटों पर दबाव डालता है। कभी कभी हम छोटे बच्चे थे तो सर्दियों में क्या करते थे, रजाई में घुस जाते थे खेलते खेलते। और कोई मेरे भाई और बहन या कोई और दोस्त छोटे से थे तो वो रजाई में हमको दबा देते थे। खेला होगा आप सभी ने भी। एक समय ऐसा आता था कि दम घुटने लगता था और हम रजाई को फेंक करके किसी तरह से बाहर निकलते थे। और जो रजाई के ऊपर हमें दबाया हुआ है वो गिर जाता था, कभी कभी वो बेड के नीचे चला जाता था या उसको थोड़ी चोट लग जाती थी।
वही हाल है। यहाँ जो पिघला हुआ लोहा और गैस है, इसको इन प्लेटों ने दबाया हुआ है। ये डिफरेंट रजाइयां पड़ी हुई हैं और ये बाहर निकलना चाहता है। और जब ये सक्सेसफुल हो जाता है तो धरती पे आ जाता है अर्थक्वेक, भूकंप। जैसे वो छोटा भाई मेरे ऊपर बैठा है और मैं उसको हटा रहा हूँ और उसके लिए भूकंप आ गया, वो ढाम से नीचे गिर पड़ा। ऐसे धरती के ऊपर जो बैठे हुए हैं वो सब हिलने लगते हैं। अब मान लो यहां से इस लावे को निकलने में सफलता मिल रही है और यहाँ से ये अपना रास्ता बना ले रहा है, तोड़ ले रहा है, और इस जमीन को ये ऊपर उठा देगा और यहाँ से फव्वारे के साथ निकलेगा। इसे कहेंगे वोल्केनो, ज्वालामुखी। जब कभी भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो हल्का भूकंप जरूर आता है। कभी दूध गर्म किए हो गैस चूल्हे पे? रोज गर्म करते हो तो ये ध्यान रखते हो कहीं उफन के बाहर न गिर जाए। तो जब पूरी तरह खौल जाता है, फटने की आशंका खत्म हो जाती है, तो उसको हम छोड़ देने के लिए छोड़ देते हैं। थोड़ी देर छोड़ने के बाद आधे घंटे बाद आकर के देखते हैं तो उसके ऊपर क्या बनी रहती है। मलाई की परत, जिनको अक्सर गृहिणियां देख करके अपने मुंह पे कंट्रोल नहीं कर पाती और थोड़ा सा टुकड़ा जरूर ठंडा होता है तोड़ के मुंह में गप से डाल लेती और डाल के इधर उधर देख लेती, कोई देखा नहीं, फिर स्वाद ले लेती हैं। ऐसे ही ये प्लेटें बनी हैं, नीचे गर्मी ऊपर से बारिश, ऊपर की परत ठंडी हो गई, वो प्लेट्स बन गई। ये दूध के ऊपर वाली मलाई की परत। मैं भी किचन में कभी भूला भटका चला जाता हूँ और इस तरह से मलाई की परत जमी हुई है तो मैं भी थोड़ा सा डाल ही लेता हूँ। तो कभी कभी मेरी वाइफ पकड़ लेती, कहती है कि सुनिए जी, बिल्ली आ गई थी क्या किचन में? मैं कहता था नहीं, मैंने देखा तो नहीं था बिल्ली, क्या हुआ? नहीं, मलाई थोड़ी सी गायब है उसमें से। तो कहा, हो सकता, आ भी सकती है, पता नहीं, लेकिन बिल्ली थोड़ा सा क्यों खाएगी, पूरा खाएगी। फिर तब तक कोई बच्चे कांड कर देते हैं तो वो चर्चा वहीं पे समाप्त हो जाती है, निष्कर्ष तक नहीं पहुंचती। खैर, तो भूकंप क्यों आता है ये मैंने आपको बता दिया। वो मलाई हटाने से आता है। मलाई कौन हटा रहा है? ऊपर से नहीं, नीचे से हट रही है। ये जो पिघले हुए मेटल्स हैं वो टेक्टोनिक प्लेट्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। जिस जगह से मूव करते हैं, मान लो यहां से यहां पे मूव किया इसने, तो इसके ठीक ऊपर वाली जगह को, सतह पर, इसको कहेंगे एपिसेंटर। एपिसेंटर। नहीं, जब फेंकने की नौबत आएगी तो मैं सच्चाई कबूल कर लूंगा। मैंने ही थोड़ा सा खा लिया था, माफ कर दो। तो बीबी क्या उसके लिए मुझे फांसी पे लटका देगी? फिर ही मांग लेते मुझसे, प्लेट में चम्मच में चीनी डाल के दे देती, ही। कहता अच्छा, हाँ, इतनी अच्छी हो तुम, इतनी अच्छी होती तो मैं चोरी क्यों करता।
चोरी करने के लिए तुमने मुझे मजबूर किया है, वो भी अपने एक घर में। यमराज के किस पन्ने में ये अपराध लिखा जाएगा मैं नहीं जानता, फुटनोट में लिखेंगे। ये है वो चोर जो अपने घर के दूध की मलाई चुराते हुए पकड़ा गया लाखों बार। इसको कॉलेज के यहाँ पैदा करो, प्रोफेसर बनने योग्य नहीं। नहीं जी, माइक ही गई, तभी तो मैं चिल्ला के बोल रहा हूँ। तो भूकंप कैसे आता है पता चल गया, इसमें कोई डाउट? अब जितने दिन ईश्वर ने मेरे इस हिस्से में लिखे होंगे, नहीं उनको प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं दिलवाया है। और आपको पता होगा स्पेशल क्लास में मैं कितना टू दी पॉइंट रहता हूँ, उसके पीछे और कोई कारण नहीं है, वही कारण है। तो भूकंप के इस खतरे के हिसाब से देश को 4 जोन्स में बांटा गया है। हमला तो रोज ही होता है जी। जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। जोन 5 सबसे ज्यादा खतरे वाला जोन होता है। नहीं अभी तक तो नहीं देखा, पुराना वाला देखा था, अभी रिसेंटली किया है। तो ये जोन 5 में जो हिस्से आते हैं वो सभी हिस्से आते हैं जो पहाड़ी रीजन पे है। अभी बताते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्य, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ये सब जोन 5 में आते हैं। उत्तराखंड के कम ऊंचाई वाले हिस्सों को अगर मिला लें और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों को, इनको शामिल किया गया है जोन 4 में। अच्छा और करोगे? बिल्कुल, मैं टोपियों की दुकान खोल लूंगा। मध्य भारत का ये जो राजस्थान का एरिया है, मध्य प्रदेश का है, ये है जोन 3 में। और साउथ इंडिया के अधिकतर भाग आते हैं जोन 2 में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दिल्ली के कुछ इलाके ये जोन 5 में आते हैं। ये मोटा मोटी विभाजन है। जोन 1 तो है ही नहीं, जोन 1 वो जोन है जहां पे भूकंप कभी आता ही नहीं है, तो उसको डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है।
झारखंड भी जोन नहीं, झारखंड आएगा जोन 4 में। इसके लिए एक टर्म है, माइक्रोजोनेशन। ये क्या होता है? जमीन की मिट्टी को लेकर के परीक्षण किया जाता है और परीक्षण के आधार पर भवनों का डिजाइन किया जाता है। मिट्टी के परीक्षण से पता चल जाता है वो किस जोन का मिट्टी है। भूकंप का पूरा अध्ययन का विज्ञान है, उस अध्ययन के विज्ञान को कहते हैं सीस्मोलॉजी। इस सीस्मोलॉजी में भूकंप के कारणों का अध्ययन किया जाता है, और भूकंप जहां आता है वहां तरंगे पैदा होती हैं, तरंग। ये तरंग दो तरह की होती है। एक तरंग जो केंद्र से सीधे ऊपर की तरफ जाती है, इसे कहते हैं भूगर्भीय तरंग। ये पूरी पृथ्वी से क्रॉस सेक्शनल गुजरती है। ये भूगर्भीय तरंग भी फर्दर दो तरह के भागों में बांटा जा सकता है इसको। प्राइमरी वेव्स, प्राथमिक तरंग। ये बहुत स्ट्रांग होती है, केवल यही तरंग पृथ्वी के केंद्र से होकर के गुजरती है, लेकिन केंद्र में इनका वेग कम हो जाता है। इनका एवरेज वेग रहता है कम से कम 8 किलोमीटर पर सेकंड। दूसरा है सेकेंडरी जोन, सेकेंडरी वेव्स। इनको अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। इनकी विशेषता यह है कि यह केवल सॉलिड मीडियम से ही गुजरती है, लिक्विड से नहीं गुजरती, समंदर से नहीं गुजरती। और इनका वेग होता है 4 किलोमीटर पर सेकंड। ये भूगर्भीय तरंगों की विशेषता है। तो ये भूगर्भीय तरंगे, इनके परिणाम स्वरूप कुछ और ऐसी तरंगे पैदा होती हैं जो होती हैं क्षैतिज, सरफेस वेव्स। तो भूगर्भीय तरंग हम देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल चल रही है, ये वर्टिकल चल रही है।
वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो इसमें जो सरफेस वेव है वो बहुत ज्यादा डेंजरस क्यों है? क्योंकि सतह पर जो भी मनुष्य की आबादी है, इन सबको एक बार में ही नष्ट करने की क्षमता रखती है। और जबकि भूगर्भीय तरंग सिर्फ यहाँ पर जो मकान रहेगा सिर्फ उसी को हिलाएगी, लेकिन सरफेस वेव इस पूरे के पूरे रीजन को हिला देगी। ये भी दो तरह की है। एक को कहते हैं लब वेव्स, दूसरे को कहते हैं आर वेव्स, एल वेव्स और आर वेव्स। इनमें क्या डिफरेंस है? लब वेव्स केवल सॉलिड मीडियम से गुजरती है और इसकी खोज की थी एस डी लब्स ने। एस डी लब नाम के भूगर्भ शास्त्री के नाम पे इनका नाम पड़ा है, लब वेव्स। आर वेव तीनों माध्यम से गुजरती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये डिफरेंस। जितने घने पदार्थ से ये तरंगे गुजरती हैं, चाहे वो भूगर्भीय तरंग हो चाहे वो सरफेस तरंग हो, अगर मोर डेंस सब्सटेंस से गुजर रही हैं तो इनका डिस्ट्रक्शन बढ़ जाता है। लेस से गुजरती हैं तो इनका डिस्ट्रक्शन घट जाता है। इन तरंगों का नापने के लिए, इनकी क्वालिटी नापने के लिए जिस यंत्र का यूज करते हैं उसे कहते हैं सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ बताता है रेक्टर स्केल। रेक्टर स्केल भी दो तरह का होता है, यानी दो पैमाने होते हैं। एक को तो सीधे कहते हैं रेक्टर स्केल, दूसरे को कहते हैं मर्केली स्केल। इसमें क्या अंतर है? इसकी खोज की थी कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के चार्ल्स एफ रेक्टर ने। उन्नीस सौ पैंतीस में। इसकी रेंज होती है 1 से लेकर के 10 तक। यानी अगर पहले भूकंप 6 रेक्टर स्केल पे आ रहा था और बढ़ करके 7 रेक्टर स्केल हो गया, तो संख्या में 1 की वृद्धि हुई। इसका मतलब 1 की वृद्धि नहीं है, इसका मतलब है कि इसकी तीव्रता में, इंटेंसिटी में 10 गुने की वृद्धि हुई। 1 बढ़ने से 10 गुना तीव्रता बढ़ जाती है। छह से 7 हुआ तो 10 गुना बढ़ गया, अगर 5 से 7 हो गया तो 100 गुना बढ़ गया।
और अगर 4 से 7 हुआ तो 1000 गुना बढ़ गया। हर स्केल पर बढ़ने से अगले स्तर पर ऊर्जा 32 गुना ज्यादा निकलती है। यानी पहले 4 रेक्टर स्केल का भूकंप आया था, तो मान लो 1,00,000 जूल ऊर्जा निकली, और फिर बढ़कर के 5 रेक्टर स्केल पे भूकंप बढ़ गया, तो कितने लाख जूल ऊर्जा निकलेगी? 32,00,000, क्योंकि 32 गुना बढ़ जा रहा है। ये जो 10 गुना बढ़ रहा है, ये तीव्रता बढ़ रही है, लेकिन ऊर्जा का मुक्त होना 32,00,000 गुना बढ़ रहा है। ये सब टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं आपसे, इसलिए मैं बता रहा हूं। ये पेन से मैंने अपने हाथ पे मारा, तो जितनी तेजी से चोट लग रहा है, मुझे फील हो रहा है, वो है इसकी इंटेंसिटी। लेकिन जो ऊर्जा निकल रही है, ये अलग चीज है। ऊर्जा अलग ही, दोनों एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड है, वो अलग विषय है। लेकिन इंटेंसिटी एंड एनर्जी रिलीज होने में डिफरेंस है। तो एनर्जी रिलीज होती है 32,00,000 गुना, और इंटेंसिटी बढ़ जाती है 10 गुना। समझ गया? एक और उदाहरण लेते हैं। मान लो कहीं भूकंप आया, और नापा गया कि 6 रिक्टर स्केल का भूकंप है, और यहां ऊर्जा निकली 1,00,000 जूल। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि 8 रिक्टर स्केल का ये भूकंप हो गया, तीव्रता बढ़ गई। तो यहाँ ऊर्जा कितनी निकलेगी? 6 से 7 हुई थी तो 32, 1,00,000 से 32,00,000 हो गया, और 7 से 8 हुई थी तो इसका 32 गुना, यानी 32 गुणे 32, ये कितना हो गया? 1024। यानी 6 रिक्टर स्केल पे अगर 1,00,000 जूल ऊर्जा निकल रही है, तो 8 पे ये 1024,00,000 जूल ऊर्जा निकलेगी। ये गणित समझ में आया? लेकिन ये ऊर्जा का गणित है। अगर हम तीव्रता की बात करें तो उसका गणित अलग है। 6 रिक्टर स्केल पे मान लीजिए इसकी तीव्रता है 10, तो 7 रिक्टर स्केल पे इसकी तीव्रता क्या हो जाएगी? 10 गुणे 10 बराबर 100। और 8 रिक्टर स्केल पे इसकी तीव्रता क्या हो जाएगी? 100 गुणे 10 बराबर 1000। तीव्रता इसकी इंटू 10 बढ़ रही है, और ऊर्जा इसका इंटू 32 बढ़ रहा है। यानी ये इंटू 10 बढ़ रहा है, ऊर्जा इंटू 32 बढ़ रही है।
समझ गए? ये जो बढ़ोतरी है ये किस रेक्टर स्केल पे हो रहा है? सॉरी, ये हो रहा है रेक्टर स्केल पे। लेकिन मर्केली स्केल का अलग हिसाब है। मर्केली स्केल और रेक्टर स्केल को एक नहीं नापेंगे। इसका क्या हिसाब है? जहां पे हम रेक्टर स्केल में तीव्रता नापते हैं भूकंप की, वहीं मर्केली स्केल पे भूकंप की ताकत को मापा जाता है। अब आप कहेंगे कि यहां भी तो ऊर्जा निकल रहा है, और ताकत ऊर्जा ये दोनों क्या एक ही नहीं है? ऊर्जा ताकत। यहाँ पे दोनों मापन है, तीव्रता का भी मापन है और ऊर्जा का भी मापन है। यहाँ पे सिर्फ ऊर्जा का मापन है, तीव्रता का मापन नहीं है। मर्केली स्केल पुराना स्केल है और इसको लेस एक्यूरेट माना जाता है, कम वैज्ञानिक माना जाता है। अब भूकंप जोन निर्धारित किए गए हैं इसकी तीव्रता के आधार पे। 6 से कम मर्कली पैमाना रहेगा तो कम तीव्रता वाला जोन सेकंड, 7 सामान्य तीव्रता, 8 अधिक तीव्रता, 9 और उससे अधिक, यहाँ तो जिंदगी बचने की कोई संभावना ही नहीं। अब इस प्रश्न का उत्तर आप दे पाएंगे। सामान्य तौर पर निम्नलिखित में से कौन सी सबसे विनाशकारी भूकंप तरंगे हैं? पी तरंगे, एस तरंगे, सतही तरंगे यानी सरफेस, और क्यू तरंगे। अब विभिन्न रेक्टर स्केल पर भूकंप, आपको जान के आश्चर्य होगा कि डेली भारत में 2.0 की तीव्रता वाले कम से कम 8,000 भूकंप रोज आते हैं, और हमें पता ही नहीं चलता। हमें कभी कभी पता चलता है कहीं हमको चक्कर तो नहीं आ रहा है। हम लोगों से पूछते हैं कि धरती हिली तो नहीं थी, कहता नहीं, मुझे पता तो नहीं चला। ऐसे 8,000 भूकंप रोज आते हैं। ये तो सबसे कम वाला ग्रेड है। वहीं 9 से लेकर के 9.9 तक के पैमाने के भूकंप हजारों किलोमीटर के क्षेत्र में जो तबाही मचा सकते हैं, वो 20 साल में एक बार आता है। लेकिन आज तक 10 कभी नहीं आया।
इसमें से 99% भूकंप टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने के कारण आते हैं, और सबसे ज्यादा टेक्टोनिक प्लेट के खिसकने का खतरा भारत में है, क्योंकि वो निरंतर खिसक ही रहा है। मैंने यहाँ आपको बताया कि हिमालय का निर्माण निरंतर होता ही जा रहा है। दस आएगा तो पूरी धरती खत्म हो जाएगी, इसलिए नहीं आएगा। अब भारत में बड़ी कोशिश की जा रही है कि भूकंप से जान माल की क्षति को बचाया जा सके गवर्नमेंट लेवल पे। ऐसी संचार प्रणाली टेक्नोलॉजी विकसित किया जाए कि भूकंप आने के पहले ही पता चल जाए। बहुत जगह ऐसे पशुओं को पाला जाता है जहाँ पे वो 1-2 घंटे पहले ही चिल्लाने लगते हैं भूकंप आके, जैसे जापान। और पशुओं की छठी इंद्रिय हमसे ज्यादा विकसित है। भूकंप जब आने वाला होता है, चिड़िया पहले ही चहकने लगती है, भागने लगती है। जमीन के अंदर रहने वाले प्राणी, सांप वाप, जमीन के बाहर आ जाते हैं। और जापान में ये ऐसा मकान बना रहे हैं, क्योंकि जापान में तो ये भूकंप आना ही आना है। नल में पानी ना आए सुबह म्यूनिसपैलिटी से, लेकिन भूकंप जरूर आएगा। तो इन्होंने जापान में बना दिया स्प्रिंग पे घर। घर ही बना दिया, स्प्रिंग पर खड़ा कर दिया। कोई टेबल है तो इस टेबल पर कोई चीज रखी हुई है, जैसे ग्लास, तो ये ग्लास मैग्नेटिक होगा, टेबल मैग्नेटिक होगा, तो चिपका रहेगा। अब होता क्या है कि धरती बेचारी हिलती है, जुलती है। धरती हिलेगी और धरती के इस हिलन डुलन को ये स्प्रिंग पी जाएगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ये मकान भी थोड़ा सा लहरा करके, लहरा के बल खा के ऐसे 1-2 बार लहराएगा और फिर बीच में आके खड़ा हो जाएगा। और कोई बंदा घर में बैठ करके वीडियो गेम खेल रहा है तो वो कंसीडर ही नहीं करेगा कि भूकंप, उसको पता है 3:15 पे भूकंप आना है, तो टीवी देखना नहीं बंद करता, टीवी देखता ही रहता। कभी कभी भूकंप नहीं आता है तो कहता है कि अजी आज कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा है, रात को नींद नहीं आ रही, बेचैन है मन थोड़ा सा। तो पत्नी कहती है कि भूकंप नहीं आया है, लेकिन मैं तो हूं ना, चिंता ना करो, अभी ऐसा वातावरण का निर्माण कर दूंगी कि वो कमी तुम्हारी पूरी हो जाएगी। इसीलिए जापान के लोग गिर करके उठ के खड़े हो जाते हैं। परमाणु बम वहां फेंका गया। आज जाओगे तो इतना, मतलब विश्व की द मोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमी, कितना भी मारो खड़े हो जाएंगे। क्यों? नेचुरली ऐसा है।
प्रकृति ने ही इनका मार मार के इनको इतना मजबूत बना दिया है कि मानो कि मार का तो कोई मतलब ही नहीं। और मरने से डर भी नहीं लगता। वहां जापान में एक लड़ाका जाति होती है, सामुराई, सुजुकी सामुराई। सुजुकी जो आप मारुति सुजुकी देखते हो ना, या सुजुकी मोटरसाइकिल देखते हो, वो जाति का नाम है। जापान में जो क्षत्रिय जाति होती है वो सुजुकी है। तो जापान में मरने का कोई प्रश्न ही नहीं है। वो अगर जाति युद्ध भूमि में हार गई तो हाराकिरी कर लेते हैं, या किसी ने पीठ दिखा दिया या किसी ने कायरता दिखाया तो हाराकिरी कर ले। हाराकिरी क्या होता है? खंजर लेकर के नाभि के नीचे, नाभि के 2 इंच नीचे एक केंद्र होता है, स्वाधिष्ठान चक्र जिसको कहते हैं। जापानी उसको हारा कहते हैं, हारा। जो संकल्पवान व्यक्ति है उसको अपने हारा का पता होता है कि मेरा हारा कहाँ पे है, उसी में चाकू घुसेड़ लेते हैं। और उसे पेनलेस डेथ होती है, पेनलेस, क्योंकि ब्रह्मरंध्र वही होता है जहाँ पे हमारी आत्मा का निवास होता है, ऐसा कहा गया है। अब ट्राई मत कर लेना घर में, क्योंकि हारा का केंद्र सभी को नहीं पता होता। जो बहुत ही संकल्पवान व्यक्ति होता है उसी को पता होता है हारा। नाभि हमारा भाई बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, बहुत ही संवेदनशील है। जब कभी हमको भय लगता है तो नाभि कंपित होती है। आपने ये देखा होगा कि बहुत ज्यादा लोग डर जाते हैं तो पैंट खराब हो जाता है, पेट का सारा निकल जाता है बाहर नीचे से। या बहुत सारे लोग जब बहुत टेंशन में होते हैं तो उनका पेट खराब हो जाता है। ये नाभि के प्रकंपित होने से। नाभि हमारा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है शरीर का। यहीं से हम माँ से जुड़े थे जब गर्भ में थे। माँ से, माँ के नाभि से एक नाल जुड़ी होती है, यहीं से हमें पोषण मिलता है। और योगी कहते हैं कि नाभि के नीचे जो हरा केंद्र है वहां से हम अस्तित्व से जुड़े हुए हैं। मृत्यु के समय वो अस्तित्व का जो रजत रज्जु है वो कट जाता है, टूट जाता है, और हमारा शरीर छूट जाता है। तो जापान में जो सामुराई होता है वो हाराकीरी करता है। अगर वो कायरता नहीं करेगा, युद्ध में परिस्थितियां हैं, कभी कभी सेना कुछ हो गया, नहीं शौर्य दिखा पाए, वीरता दिखा पाए, तो शांतिपूर्ण हाराकिरी कर रहा है। हाराकिरी एक सुसाइड के लिए नाम है, जापानीज नाम है। और वहां ये समादृत है, लोग इसकी इज्जत करते हैं। हाराकिरी कोई करता है तो पूरा समारोह मनाया जाता है। अभी तो ये परंपरा थोड़ी कम हो गई, प्राचीन काल में बहुत थी। लोग हाराकिरी के नाम से फोटो टांगा करते थे। शोगुने हाराकिरी, मिस्टर चिंग चोंग चोंग ने हाराकिरी कर लिया था 1883 में, तो उसकी लोग पूजा करते हैं। और सबसे ज्यादा पूजा करते हैं वहां के राजा की। राजा के मंदिर हैं। राजा को कहा जाता है सूरज का अवतार है, सूर्य का देवता है। जापान को भी कहा जाता है उगते हुए सूरज का देश, क्योंकि बिल्कुल पूरब में है। सूरज की पहली किरण जापान पे ही पड़ती है। जापान का नाम जापान नहीं है, जापान का असली नाम है निप्पॉन। निप्पॉन टॉर्च का शेल आता था पहले, अभी पता नहीं आता है कि नहीं आता। ये जापान से बना होता था। निप्पॉन का अर्थ ही होता है उगते हुए सूरज का देश। खैर, कहाँ से कहाँ पहुंच गए।
तो भूकंप जब आए तो भारत में ट्रेनिंग दिया जा रहा है, क्या करना चाहिए? ये लगता है बड़े कमेंट से गायब कर दे रहा है क्या? नहीं है सर। जापान में सुबह सुबह बुलेट ट्रेन में भी लोगों को ओवरलोड भरने के लिए हर स्टेशन पर ऑफिस गार्ड की नियुक्ति की जाती है ताकि कोई भी अपने ऑफिस में लेट ना हो। इतना सर व्यस्त और टाइम के प्रति पंचुअल कंट्री है जापान, तभी तो इतने आगे। जापान का जो भारत के 2-3 डिस्ट्रिक्ट मिला दो, जापान का पूरा देश बन गया। तो ये दिस इज ऑल अबाउट भूकंप। भूकंप समझ गए? अब भूकंप की छोटी बहन है सुनामी। सुनामी, सुनामी का मतलब होता है बंदरगाह की लहरें, बंदरगाह पे चलने वाली लहरें। ये समंदर में हलचल पैदा करती है। ये लहरें सागर में हलचल पैदा करती है। सागर में क्यों हलचल पैदा करती हैं? सुनामी वस्तुतः सागर का भूकंप। भूकंप जब धरती में आता है तो उसको भूकंप कहते हैं, भूकंप जब सागर में आता है तो उसे सुनामी कहते हैं। सागर में भूकंप क्यों आता है? अगेन द सेम रीजन, सागर के नीचे जो जमीन है उसकी टेक्टोनिक प्लेट्स खिसकती हैं। अब मान लो यहाँ की प्लेट खिसक गई, ये पूरी की पूरी प्लेट ही खिसक गई, अंदर की तरफ चली गई, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा गड्ढा बन गया प्लेटों के खिसकने की वजह से। और ये सागर है, अरबों खरबों लीटर पानी इसमें है। ये छोटे छोटे घर हैं तट पे बने हुए, बूंदों जैसे दिख रहे हैं। अरबों खरबों लीटर पानी तुरंत जमीन की तरफ जाएगा। और अचानक से इस इलाके में वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, यहाँ का पानी नीचे चला गया और ये जगह खाली हो गई, और तत्काल आसपास का जल इस खाली जगह को भरने के लिए तेजी से आगे बढ़ेगा। बहुत बड़ी मात्रा, समझ लो कि दिल्ली 10 दिल्ली मिला करके जो जगह बनेगी वो इतनी बड़ी जगह है ये। और ये लहरों को ढकेलेगा इस कदर कि ये लहरें इतनी ऊंची ऊंची इधर उठेंगी कि ये जो शहर बसा हुआ है छोटा सा दिख रहा है आपको, इस शहर की कोई हैसियत है कि ये बच जाए? ये शहर उसी तरह बह जाएगा जैसे माचिस की डिब्बी पर एक बाल्टी पानी भर करके उसके ऊपर गिरा दो तो माचिस की डिब्बी कहाँ गई पता ही नहीं चलेगा। तो ये तो तबाही पानी से मचेगी, इसके साथ साथ भीषण हवा भी चलेगी, क्योंकि ये जो जल का प्रवाह है ये हवा को भी डिस्टर्ब कर देता है।
तो बेसिकली सागर की गहराई में हुई हलचल है। और ये बड़ा ही एकाएक होता है। 400 किलोमीटर पर आवर इनकी स्पीड हो सकती है और इनकी ऊंचाई आधा आधा किलोमीटर ऊपर तक हो सकती है। और जब किनारे को टक्कर मारती हैं तो किनारे का पता ही नहीं चलता कहाँ गया। हाँ, देखते हैं। जैसे 2004 में 9.3 तीव्रता के भूकंप के कारण हिंद महासागर में एक सुनामी आया था और उस सुनामी को कहा गया सीना। और इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप इस सुनामी का केंद्र था। 30 मीटर ऊंची लहर थी इसकी। पूरी मानवता काम थी। 14 देश प्रभावित हुए, भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड। 2.5 लाख लोग मरे थे। और इसी के बाद 2004 के बाद ही भारत ने इस्टेब्लिश किया हैदराबाद में इंडियन नेशन सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, जिसको कहते हैं इनक्वाइस। इंडियन नेशन सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस। इसके बाद 2011 में जापान में सुनामी आ गई, उसका भी यही हाल। ज्वालामुखी कैसे फटता है मैंने आपको बता ही दिया है। वो भी भूकंप का ही छोटा भाई। ज्वालामुखी दो तरह की होती है, एक सुप्त, एक शांत जिसे कहते हैं, और एक सक्रिय। सक्रिय में हमेशा ही लावा निकलता रहता है, शांत में कभी कभी। एक और प्राकृतिक आपदा है साइक्लोन। चक्रवात। जो स्थिति सागर में मैंने बताया कि अचानक से जमीन नीचे चली गई, सारा पानी करोड़ों अरबों खरबों लीटर तुरंत नीचे चला गया और आसपास के जल उसको कवर करने के लिए दौड़े और उससे एक तूफानी हलचल पैदा हुई। ठीक वही कार्य हवा के लिए होता है। उदाहरण के लिए ये धरती है, और कुछ ऐसी घटना घटी जैसे सूरज है। सूरज की गर्मी धरती पे पड़ रही है और कल्पना करो
कि ये लाखों किलोमीटर का जो इलाका है, ये हवा गर्म हो गई किसी कारण से, और हवा जब भी गर्म होगी तो उसका क्या होगा? ऊपर की तरफ जाएगी। कोई भी हवा गर्म होती है ऊपर की तरफ जाती है। आग की लौ हमेशा ऊपर की तरफ क्यों रहती है? क्योंकि आग आसपास के हवाओं को गर्म करती है और हवाएं ऊपर की तरफ जाती रहती हैं कॉन्टिन्यूसली। तो इसीलिए मोमबत्ती की लौ को, दीपक की लौ को हमेशा ऊपर रखती है। ये ऊपर चली गई और यहाँ पे क्रिएट हो गया वैक्यूम। वैक्यूम क्रिएट होने के बाद शुरू होती है असली कहानी। अब यहाँ पे छोटे 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 पूरा शहर बसा हुआ है, मान लो। शहर के ऊपर पूरा वैक्यूम हो गया है, और इस ब्लैंक को फिल करने के लिए आसपास की हवाएं बड़ी तेजी से दौड़ी, क्योंकि अस्तित्व खाली स्थान बर्दाश्त नहीं करता। यहाँ कम वायुमंडलीय दाब निर्मित हुआ, और ये जब बहुत तेजी से हवाएं चलेंगी, ये बना देंगी साइक्लोन। क्योंकि ये हवा इधर से आएगी, एक मान लो ऐसे आई इधर, और दूसरी हवा ऐसे आई इधर, और इसी तरह से आने के कारण यहाँ पर एक इस तरह की संरचना निर्मित होगी, जिसे कहते हैं चक्रवात। इस शहर का सोचो क्या हाल होगा। पहले थोड़ी बहुत आंधी आएगी, फिर ये पूरे के पूरे शहर के घरों को उड़ा के ले जाएगी। दक्षिणी दो गोलार्ध है ना पृथ्वी का, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में इस तरह की घटना को कहा जाता है चक्रवात। उत्तरी गोलार्ध में इस तरह की घटना को कहते हैं हरिकेन या टाइफून। उत्तरी गोलार्ध में ये जो चक्रवात होता है, ये क्लॉकवाइज चलता है। दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चलता है, उत्तरी गोलार्ध में ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है। ये दोनों में अंतर है। कभी कभी बादल भी इसके चपेट में आ जाते हैं और भयंकर बारिश भी होनी शुरू हो जाती है। अब ऐसा तूफान आया है, ऊपर से बारिश होनी शुरू हो जाए, तो शहर का क्या हाल होगा। अटलांटिक और पूर्वोत्तर प्रशांत में हरिकेन शब्द का प्रयोग किया जाता है, और पश्चिमी प्रशांत महासागर में टाइफून शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में इसको कहते हैं विली।
दक्षिण अफ्रीका में इसको कहा, दक्षिण अमेरिका में इसको कहा जाता है टॉर्नेडो। ये ग्लोबल इंसिडेंट है, हर एक महाद्वीप में होता है। अमेरिका में खासकर चक्रवातों का नामकरण शुरू हुआ 1953 में। भारतीय उपमहाद्वीप में भी वर्धा, रुवाड़ू, हुडहुड, 2019 के पहले सप्ताह में उड़ीसा में भी एक चक्रवात आया था, उसका नाम दिया गया था फानी। तो सरकार ने 11 लाख लोगों की जान बचाई थी। शायद पहली बार गवर्नमेंट ने बहुत ही त्वरित कार्रवाई किया था। तो दिस इज ऑल अबाउट चक्रवात। नेक्स्ट इज फ्लड, बाढ़। बहुत ज्यादा नदियों से पानी आ जाना। पर्वत है, पर्वत के इधर ग्लेशियर है, जमे हुए बर्फ है। और यहाँ से मैदानी क्षेत्रों में नदी निकलती है। अच्छा, मैं लगातार 1.5 घंटे से बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ, मैं नहीं थका, तुम थक गए सुनते सुनते। अब प्रॉब्लम यहाँ पे मल्टीपल है। पहले हुआ करते थे जंगल, जंगल कट करके खेत बन गए, शहर बन गए, गांव बस गए। जब मानसूनी पवनें चलती थी, आर्द्र पवनें, तो जंगल से टकरा करके ये जगह जगह पे बारिश करती थी। कुछ बारिश यहाँ हो गई, 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 लाखों किलोमीटर क्षेत्र में। लेकिन ये सारे के सारे जंगल हो गए गायब, और ये भरी भरी पूरी पवनें जाकर के सारा पानी इन्होंने उड़ेल दिया पहाड़ों पर। और जो बारिश एक लंबे लाखों किलोमीटर के दायरे में होती थी और पता नहीं चलता था, वितरित हो जाता था इनका पानी, वो लाखों किलोमीटर बरस गया पहाड़ों पे, और इन नदियों में आ गई बाढ़, अप टू ब्रिम। इसी को बाढ़ कहते हैं। बाढ़ का बहुत सारा दारोमदार है वृक्षों के कटने से। वृक्ष लगाएंगे तो बाढ़ रुकेगा, और कोई उपाय नहीं। एक इंसान कितना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है अपनी गतिविधियों से, इसको कहते हैं कार्बन फुटप्रिंट। एक इंसान अपनी गतिविधियों से कितना पानी खपत करता है, इसको कहते हैं वाटर फुटप्रिंट। वाटर फुटप्रिंट। अब इसके आगे कल डिस्कस करेंगे, काफी हो गया। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है।
कल आपकी 12 बजे यूट्यूब क्लास भी है हिस्ट्री की, वही रूटीन चलेगा, 12 बजे, 2 बजे और 6 बजे। ये फाइनल लीडर बोर्ड है। संजय फर्स्ट, गुड़िया सेकंड,